पहला तंत्र, मित्रभेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। कहानी नंबर 3, बिना सेवक के राजा, बिना राजा के सेवक। भाग 1-3। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। दमनक उसकी बात से चिढ़कर बोला, तो क्या आप भोजन भट्ट ही हैं? यह ठीक नहीं। मित्रों का भला और शत्रुओं को हानि करने के लिए ही बुद्धिमान जन राजा का सहारा लेते हैं। पेट कौन नहीं भर लेता? जिनके जीवित रहने से अन्य बहुत से लोग भी जीवित रह सके, उसी को जिंदा रहना चाहिए। अन्यथा क्या पक्षी भी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेता? जो प्राणी न अपने पर, न पराये पर, न बंधु वर्ग पर, न दुखी पर दया करता है, उसका इस दुनिया में जीना बेकार है। माता की जवानी हरण करने वाले उस पुत्र के उत्पन्न होने का क्या लाभ जो सदैव चोटी पर लहराने वाले झंडे के समान वंश में अग्रणी नहीं होता? नदी तट पर उपजे उस घास के झुंड का भी जन्म सार्थक है, जिसको पकड़कर डूबता प्राणी किनारे आ लगता है। मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर हो, पर यदि उसकी ताकत प्रकट नहीं है तो लोग उसका अपमान करते हैं, क्योंकि लकड़ी के अंदर व्याप्त आग को सब लोग लंघ जाते हैं, पर जब वह आग बाहर निकली हुई होती है, उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। दूसरी बात यह कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करटक ने अपने भाई की बातों को बड़े धैर्य से सुना और फिर बोला, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। इसलिए अपनी बात वहां कहनी चाहिए जहां कुछ फल हो, क्योंकि ऐसी जगह बात कहने का ऐसा प्रभाव होता है जैसे सफेद कपड़े पर रंग का। दमनक ने करटक की बात सुनते ही कहा, नहीं भाई, ऐसा न कहो, क्योंकि राजा से दूर रहकर तो रही सही इज्जत भी गंवा देंगे हम। जो प्रधान राजा की सेवा न करे तो वह प्रधान बन जाता है। जो राजा के समीप रहता है, उसी पर राजा की निगाह भी रहती है, और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, यदि वह राजा के निकट है तो उसी को राजा मानता है। विद्वानों, बुद्धिजीवियों, बहादुरों का सम्मान राजा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपनी उच्च जाति आदि के अभिमान में डूबकर राजाओं के पास नहीं जाते, वे असफलता और निराश के सिवा कुछ भी नहीं पाते। राजा का सहारा लेकर ही बुद्धिमान लोग उचित स्थान पाते हैं। करटक ने पूछा, भाई दमनक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? दमनक बोला, मैं तुमसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि हमारा स्वामी पिंगलक और उसका परिवार डरा हुआ है। उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं। उसके पास जाकर भय का कारण जानना चाहता हूँ। फिर संधि, विरोध, लड़ाई, हमला करना या चुप रहकर मौके की तलाश करना। किसी ताकतवर का सहारा लेना राजनीति के यह दांवपेच है। मेरे भाई, इनमें से कोई भी दांव लगाया जा सकता है। करटक ने पूछा, मगर भाई, तुमने यह कैसे जाना कि हमारा मालिक डरा हुआ है? दमनक बोला, मेरे भाई, यह भी कोई मुश्किल है। कही हुई बात को तो पशु भी भांप लेते हैं, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे बिना कही बात को भी चेहरे से जान जाते हैं। जैसा कि मनु ऋषि ने कहा है, आकार, मुख की बनावट, इशारा, चाल ढाल, बोलचाल, आंख द्वारा मन के अंदर की बात जानी जाती है। इसलिए मैंने स्वामी के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वह भयभीत है। मैं निडर होकर उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूंगा। फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। करटक बोला, मगर भाई, आपको तो अभी राज दरबार में जाना ही नहीं आता, तो आप सेवा कैसे करेंगे? दमनक ने हंसकर उत्तर दिया, वाह, राजसेवा के बारे में मैं नहीं जानता, यह तुम कैसे कह सकते हो? मैं क्या राजा की सेवा करना नहीं जानता हूँ? पिताजी के साथ रहकर मैंने घर में आने वाले साधु संन्यासियों और विद्वानों से जो सेवाधर्म तथा राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना, सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो बस शूरवीर तथा राजा के चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। वे सब की सब मैंने दिल में बैठा ली थी। सेवा वही है जो स्वामी के हित करने वाली हो।
इस प्रकार की सेवा केवल समझ ही ली जाती है, इसलिए विद्वानों को चाहिए कि सेवा द्वारा ही राजा को खुश रखकर उसका सहारा लें, किसी दूसरे तरीके से नहीं। पंडित को चाहिए कि गुणों को न जानने वाले की सेवा न करे। जिस प्रकार बंजर धरती पर हल जोतने और फसल बोने का कोई लाभ नहीं, वैसे ही मंद बुद्धि वाले प्राणी से विद्या एवं गुण की बात करना बेकार है। गरीब एवं छोटे वर्ग के लोग यदि गुणवान हो तो उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आ ही जाता है जब ऐसे लोग काम आ जाते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला सेवक सदा राजा को अच्छा लगता अपने मालिक द्वारा दिए गए धन से जो दास खुश होता है और अपने मालिक का धन्यवाद करता है। वह नौकर सदा अपने मालिक की नजरों में अच्छा और गुणवान गिना जाता। जो वीर युद्ध के समय आगे, नगर में पीछे और राजमहल के द्वार पर रहता है, वही राजा को अच्छा लगता है। जो सेवक जुआ को अपराध, शराब को जहर और पराये औरत को बेकार समझता है, वह राजा का अत्यंत प्रिय होता है। जो प्राणी यह जानते हुए भी कि मैं राजा की नजरों में अच्छा हूं और राजा मेरी बात मानते हैं, फिर भी वह विधान और नियमों का उल्लंघन नहीं करता, वही बुद्धिमान होता है। जो पुरुष मालिक की अनुचित बात का बुरा न माने और निडर होकर लड़ता है, प्रदेश को भी अपना देश मानता है, वह राजा को सदा युद्ध में अच्छा लगता है। कराटक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने हंसते हुए पूछा, वाह वाह भाई, बहुत खूब, यह बातें तो सब ठीक हैं। अब आप मुझे यह बताओ कि तुम शेर के पास जाकर कहोगे क्या? दमनक ने कहा, अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। यह सब बातें बातों से ही निकलती हैं, जैसे अच्छी वर्षा होने पर एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है। किसी के मन में पाप होता है पर उसकी जबान मीठी होती है। किसी की जबान कड़वी होती है पर मन मीठा है, और किसी की बात भी अच्छी होती है पर मन भी साफ होता है। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे कोई बुरा प्रभाव पड़े। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूंगा। उचित अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूंगा। पिताजी के साथ रहकर ही मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वह देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों न हो। कराटक कुछ देर सोच में डूबा रहने के पश्चात बोला, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंस्र जंतुओं तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गम और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी सदैव चापलूस, खुशामदी और बड़े बड़े लोगों से घिरे रहते हैं, जो उन्हें नीचे वाले लोगों से मिलने ही नहीं देते। उन तक पहुंचना भी कठिन हो जाता है। यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दे तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, हाँ भाई, मैं यह बात जानता हूँ और साथ में यह भी जानता हूँ कि मनुष्य अपनी तीव्र बुद्धि से ही इन सब को जीत सकता है। वह अपना रास्ता स्वयं बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब राजा तक पहुंच जाते हैं तो पापी, खुशामदी लोग राजा की नजरों से गिर जाते हैं। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। बुद्धिमान पुरुष अपना स्थान स्वयं बनाते हैं। सेवक का अच्छा आचरण यही है कि वे अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करें। मीठी बोली से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। राजा के क्रोधित होने पर प्यार से उसका मन जीते, उसकी मनपसंद वस्तुओं से प्यार करें। बिना तंत्र मंत्र के ही बुद्धिमान लोग दूसरे का मन जीत सकते हैं। कराटक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलिक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ठीक है, यदि भाई तुम्हारे यही विचार हैं तो तुम अवश्य यही करो जो तुमने सोचा है। बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। फिर दमनक हंसा और कराटक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके शेर से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए व्यूह के बीचों बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने व्यूह के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है। उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक टोक पिंगलिक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। साथ ही उसका संकेत पाकर वह निकट ही दूसरे मंडल में बैठ गया।
जंगल का राजा अपने पुराने मंत्री के पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ और अपने पास बैठाकर प्यार से भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो रहे? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बड़े प्यार से बोला, महाराज, भले ही आप हमें भूल गए किंतु हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम आपके पुराने वफादार साथी हैं। आज जब हमने आपको डक में घिरे उदास देखा तो हमसे नहीं रहा गया। ऐसे कठिनाई के समय तो इंसान को अपने पराये का पता चलता है। अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा फर्ज है महाराज। आप तो जानते ही हैं, यदि कोई राजा अपने सेवकों के गुणों की कद्र नहीं करता तो सेवक उसका साथ नहीं देते। ऐसे ही जब कोई राजा अपने बुद्धिमान सेवक को नीचे फेंकता है तो उसके मन में नफरत पैदा हो जाती है। इसमें उस सेवक का कोई दोष नहीं होता। जैसे सोने के गहनों में जड़ा जाने वाला हीरा पीतल में जड़ दिया जाए, वह हीरा न झनकृत होता है और न शोभा देता है, किंतु देखने वाले उसके जड़ने वाले से नफरत करते हैं। आपने जो मुझसे पूछा कि बहुत दिनों बाद आए हो, इसका उत्तर तो यही है कि जहां पर दाएं बाएं में कोई अंतर न हो, वहां पर बुद्धिमान रुके भी तो कैसे? जिस देश में जौहरी न हो वहां पर सागर से निकले मोतियों की कीमत नहीं लग सकती। जिनकी बुद्धि कांच को मणि और मणि को कांच समझती है, उनके पास नौकर नामात्र को भी नहीं ठहरता। जहां लाल मणि और वैदर्य मणि में कोई भेद नहीं समझा जाता, वहां रत्नों की दुकानदारी कैसे की जा सकती है? जहां मालिक सब नौकरों से उनकी योग्यता और अयोग्यता आदि का विचार न करके एक सा बर्ताव करता है, वहां पर बुद्धिमान सेवकों के दिल टूट जाते हैं। न सेवकों के बिना राजा और न राजा के बिना सेवक रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो राजा प्रजा का मन न जीत सके, जनहित के काम न करे, उसे किरणों के बिना सूर्य ही कहा जा सकता है। राजा खुश होकर अपने वफादार बहादुर नौकरों को इनाम ही देता है। वही नौकर समय आने पर राजा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते। जो नौकर भूख, गर्मी, सर्दी आदि से नहीं घबराता, वही वफादार हो सकता है। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलक उस समय उद्विग्न था। दमनक की ज्ञान भरी बातें सुनकर पिंगलक बोला, अच्छा ऐसा ही हो। तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो। अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। यदि कुछ करने योग्य हो अथवा नहीं, आखिर हमारे मंत्री के पुत्र हो, इसलिए जो कुछ भी कहना चाहते हो निडर होकर कहो। अभयदान पाकर चालाक दमनक ने शेर से कहा, मैं तो केवल निवेदन ही करना चाहता हूँ देव। पिंगलक ने हंसकर कहा, तो फिर संकोच क्यों? जो कहना है कहो। दमनक बोला, स्वामी, राजा का जो भी काम हो उसे सबके सामने नहीं, गुप्त में कहना चाहिए, क्योंकि गुप्त बादशाह कानों में जाने से किसी भी मुसीबत का कारण बन सकती है। पिंगलक ने दमनक की बात को बड़े ध्यान से सुना और बात उसके दिल को चुभी। फिर उसने अपनी आंख के इशारे से वहां पर बैठे सब जानवरों को जाने का इशारा किया। सारे जानवर जैसे ही वहां से गए तो दमनक ने एकांत होने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, हे जंगल के राजा, अब आप बताओ कि जब नदी किनारे पानी पीने गए थे तो वापस क्यों आ गए? शेर ने हंसकर कहा, वैसे ही। दमनक बोला, देखिए महाराज, इस बात को छुपाओ मत, यदि यह कहने योग्य नहीं है तो रहने दो। वैसे इस विषय में कहा गया है, औरत से, मित्रों से, युवा मित्रों से गुप्त विचार कुछ न कुछ छुपा लेना चाहिए, परंतु यह उचित है अथवा नहीं ऐसा सोचकर बुद्धिमान को चाहिए कि बड़ों के अनुरोध पर गुप्त से गुप्त बात भी समय आने पर कह डाले। दमनक की बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात में वजन था। फिर वह सच्चा मित्र लग रहा था। मित्रों के बारे में कहा भी गया है, सच्चे मित्र, वफादार नौकर, बुद्धिमान स्त्री, दयालु कोमल हृदय मालिक के आगे अपना रोना रोकर आदमी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। इसलिए शेर ने अपने मन की बात होंठों पर लाते हुए कहा, भद्र, मैं इस जंगल से जाना चाहता हूँ। दमनक ने पूछा, क्यों? जंगल के राजा होकर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? शेर ने कहा, भद्र, मैं आपसे क्या छुपाऊं? वास्तव में इस जंगल में अद्भुत जंतु आ गया है, जिसकी गरज ही इतनी भयंकर है कि डर मारे कलेजा ही हिल जाता है।
सोचो उसकी शक्ति कितनी होगी। दमनक ने हंसकर शेर की ओर देखा, फिर बड़े अंदाज से कहने लगा, महाराज आप उसकी गरज से ही डर गए, यह बात ठीक नहीं है। कहा गया है, जल से बांध टूट जाता है, चौकस न रहने से गुप्त विचार प्रकट हो जाता है, चुगली करने से प्रेम टूट जाता है और दुखी जन कठोर वचनों से अलग हो जाते हैं। अपने पूर्वजनों द्वारा उपार्जित इन वन को छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। यह बात याद रखने योग्य है कि अत्यंत उग्र और भयंकर शत्रु से मुठभेड़ होने पर भी जिसका धीरज नहीं छूटता, वह राजा कभी भी हार का मुंह नहीं देखता। जो मुसीबतों से नहीं डरता, सुख में खुश नहीं होता, युद्ध से डरता नहीं, ऐसा वीर पुत्र तो कोई माँ ही पैदा कर सकती है। यह सब समझकर राजा को धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार डरकर भागने से तो आपकी बदनामी होगी। यह तो गोमायु गीदड़ की तरह डरने की बात हुई, जिसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा। अगले वीडियो में हम इस पुस्तक की अगली कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र, कहानी नंबर 4, गोमायु गीदड़ और ढोल, भाग 1-4। आपको यह चलचित्र कैसा लगा, अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियां इस चैनल में डाल सकूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।